अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बायो साइंस 8th क्लास। आज हम पार्ट 3 देखने वाले हैं। पार्ट 3 के साथ हमारी बायो साइंस 8th क्लास यहीं पे मुकम्मल हो जाएगी और इसके बाद जो भी लिंक लेसन है 9th और 10th से हम उसको एक वीडियो के अंदर बाद में देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 1-2 मार्क्स आने के चांसेस रहते, 1-2 क्वेश्चन के चांसेस रहते। तो इसीलिए हम यहाँ पर अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करते बजाय हम वही टाइम उर्दू पे लगाएंगे जहाँ से हमें 25 मार्क्स आने के चांसेस रहते। इसीलिए हम वहाँ पर जल्दी से 5-6 दिन के अंदर हम उर्दू मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर एक मरतबा 9th और 10th के लिंक लेसन देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भैंसों और गायों के पैरों में जुज़वी तौर पर होने वाली बीमारी कौन सी है? आंसर क्या है इसका? गालीकंटू। गालीकंटू जो बीमारी है ये जुज़वी तौर पर होने वाली बीमारी है गायों और भैंसों में। जबकि एक और बीमारी के बारे में पढ़े थे हम, जानवरों में होने वाली फुट एंड माउथ डिसीज़, उसका नाम क्या था? एंथ्रैक्स राजफोड़ा था उसका नाम, ठीक है। ये कौन सी बीमारी है? पैरों में होने वाली भैंसों और गायों के गालीकंटू। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे मुल्क में दूध की पैदावार कौन से जानवरों से ज़्यादा होती है? कौन से जानवरों से ज़्यादा होती है? गाय से ज़्यादा होती है, ठीक है। हमारे मुल्क में दूध की पैदावार किससे हासिल होती है? दूध की पैदावार कौन कौन से जानवरों से हासिल होती है? एक तो गाय से हासिल होती है, दूसरा भैंसों से, और तीसरा ऊँट, बकरी और गधों से हासिल होता है दूध, ठीक है। तो ज़्यादातर जो हिस्सा है 60% जो हिस्सा है वो किससे हासिल होता है? गाय से हासिल होता है 60%, जबकि 20-30% किससे हासिल होता है? 30% भैंसों से हासिल होता है और 10% ऊँट, बकरियों और गधों से हासिल होता है, 10%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे मुल्क में बैरूनी किस्म की गाय कौन सी है? जर्सी, इंग्लैंड। हमारे मुल्क में जो बैरूनी किस्म की गाय है कौन कौन सी है? वो जर्सी गाय है और हॉल्स्टीन गाय है, ठीक है। तो जर्सी गाय का ताल्लुक़ कहाँ से है? इंग्लैंड से है, जबकि हॉल्स्टीन गाय का डेनमार्क से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सफ़ेद इनकलाब का ताल्लुक़ किस शय से है? सफ़ेद इनकलाब का ताल्लुक़ दूध से है, ठीक है, दूध से है। प्रोफेसर J.K. कुरियन, बाबाए सफ़ेद इनकलाब ने दूध की शरह पैदावार को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है, हमारे मुल्क में दूध की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। इन्होंने मखलूत किस्म की गायों और भैंसों की पैदावार, जानवरों की सेहत, दूध हासिल करने और इनको महफूज रखने के तरीक़ों के ताल्लुक़ से अख्तराई तजावीज़ भी पेश किए हैं। ऑपरेशन फ्लूड स्कीम के तहत दूध की शरह पैदावार में खातिर ख्वाह बेहतरी देखी गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का भैंस का ताल्लुक़ कौन सी रियासत से है? चिल्का भैंस का ताल्लुक़ रियासत उड़ीसा से है, ठीक है, रियासत उड़ीसा से है। उड़ीसा के देसी पालतू जानवर चिल्का भैंस पाली जाती है, ठीक है। उड़ीसा के जो देसी जानवर है वो भैंस कौन सी कहलाती है? चिल्का भैंस कहलाती है। वहाँ के लोग अपनी भैंसों को मुर्रा नस्ल की भैंसों से इख्तिलात करने से रोकते हैं। वहाँ के मवेशी रात के वक्त चिल्का झील के नमकीन पानी में चरते हैं और सुबह घर वापस होने के बाद बग़ैर कोई दीगर चारा खाए के दूध देते हैं। इस दूध का जायका कैसा होता है? नमकीन होता है, किसी कदर नमकीन होता है, और उसको हम बग़ैर रेफ्रिजरेटर के 7 दिन तक रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडों की पैदावार के लिए हिंदुस्तान को कौन सा मुकाम हासिल है? अंडों की पैदावार के लिए हिंदुस्तान को तीसरा मुकाम हासिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नस्ल की मुर्गियों को लड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जवाब क्या है इसका? असील मुर्गियाँ, ठीक है, असील मुर्गी या फिर बेरिसा मुर्गी। कुदरती और देसी किस्म की मुर्गियाँ के अंदर अंडे देने की खासियत, अंडे सेने की खासियत होती है। जो अपने कुदरती मुर्गियाँ होती हैं
कुदरती या फिर हमारी मुकामी मुर्गियाँ, देसी मुर्गियाँ होती है, जैसे कि असील, कड़कनाथ, चिटगांग, लॉन्गशन, बरीसा वगैरह चंद खालिश मुकामी मुर्गियों की किस्में हैं। तो ये मुर्गियाँ क्या करती है, अंडे सेने की खासियत रखती है, जबकि मखलूत हाइब्रिड मुर्गियों के अंदर अंडे देने की निस्बत ज़्यादा होती है। ठीक है, अंडे ये ज़्यादा दे सकते हैं लेकिन अंडों को सह नहीं सकते, जबकि हमारी मुर्गियाँ अंडे कम देती है देसी मुर्गियाँ, लेकिन अंडे सहने की खासियत उनके अंदर पाई जाती है। एक और किस्म की मुर्गी है जिसे हम कहते हैं असील या फिर बरीसा मुर्गी। ये बरीसा मुर्गी कुदरती तौर पर क्या होते हैं, ये झगड़ालू किस्म के होते हैं। तो इनकी फितर झगड़ालू किस्म की होने की वजह से ये अपने क़ुव्वत बर्दाश्त, जारहाना अंदाज और शाही चालो चलन के लिए शोहरत रखते हैं। ठीक है, झगड़ालू किस्म के होने की वजह से इनको हम लड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडों को सहने के लिए कितनी दर्जे हरारत की ज़रूरत होती है? अंडों को सहने के लिए 37 तक 38 डिग्री सेंटीग्रेड की ज़रूरत होती है अंडों को सहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद की मक्खियों को पालना क्या कहलाता है? शहद की मक्खियों को पालना एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शहद की मक्खियों की किस्में कौन कौन सी है? आंसर क्या है इसका? हिंदुस्तान की शहद की मक्खियाँ कितने किस्म की है? यहाँ पर 6 किस्म की मक्खियाँ हैं। ठीक है, 6 किस्म की मक्खियाँ हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी है? 6 किस्म की जो मक्खियाँ हैं वो क्या है? एपीस डॉर्सेटा, एपीस इंडिका, एपीस फ्लोरिया, एपीस एपीस मेलिपोना, एपीस ट्राइगोना, एपीस सेरोना। ओके, ये कौन सी है? हिंदुस्तान की 6 किस्म की मक्खियाँ हैं, मुकामी मक्खियाँ हैं यहाँ की। और एपीस सेरीना जो मक्खी है वो कौन सी मक्खी है? यहाँ की मक्खी जो कि कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं और हर साल तकरीबन 3 ता 10 किलो शहद तैयार करती है। जबकि एपिस मेलिफेरा जो कि एक यूरोपियन मक्खी है, वो साल में 25 तक 30 किलो शहद तैयार करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है शहद की मक्खियों के बारे में, उसको देख लेते हैं। शहद की मक्खियाँ चींटियों की तरह समाजी ज़िंदगी गुजारती हैं, जो कि कॉलोनीज़ की शक्ल में रहती हैं। एक शहद की मक्खी की 9 आबादी में 3 किस्म की मक्खियाँ पाई जाती हैं। कौन सी होती है वो 3 किस्म की? एक होती है मल्लिका मक्खी या फिर रानी मक्खी, दूसरी होती है मज़दूर कारकुन मक्खियाँ, मल्लिका मक्खी और कारकुन मक्खियाँ, और तीसरी होती है 100 से ज़ायद नर मक्खियाँ। ठीक है, एक कॉलोनी में सिर्फ एक ही मल्लिका मक्खी होती है। मल्लिका मक्खी का बुनियादी काम होता है अंडे देना। ठीक है, मल्लिका क्वीन मक्खी का अर्ज़ हयात होता है 2 से 3 साल। ठीक है, बहुत ही लंबा दौर हयात होता है इसका, 2 से 3 साल। और जबकि कारकुन मक्खियाँ बहुत सारी हज़ारों कारकुन मक्खियाँ होती है, जिसमें उनका दौर हयात होता है 5 तक 6 हफ्ते। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, जहाँ पे भी दोनों तीनों के बारे में एक जगह आ जाता, यहाँ पे कुछ डिफ्रेंशिएट आता, 3 मक्खियों के बारे में है तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन देके आपको इसका दौर हयात इतना होता है, इसका दौर हयात होता है, सही स्टेटमेंट को चूज़ करने के लिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, 5 से 6 हफ्ते किसका होता है? कारकुन मक्खी का होता है। और नर मक्खी का अर्ज़ हयात 57 डेज़ होता है। ठीक है, और यहाँ पे मादा बांझ मक्खियाँ भी होती है जो कि कारकुन मक्खियाँ कहलाती हैं। ये मक्खियाँ अपनी ज़िंदगी की इब्तदाई 3 हफ्ते घरेलू काम अंजाम देती हैं और शफाफ गाढ़े मादे रॉयल जेली का इखराज करती है और बच्चों को खिलाती है। 3 हफ्तों के बाद बाहर के काम जैसे कि शहद, ज़ीरा दाने और पानी जमा करने का काम अंजाम देती हैं। और ड्रोन कॉलोनी की नर मक्खियाँ होती हैं, ये बहुत ही काहिल होते हैं और ग़िज़ा जमा नहीं कर सकते। इनका काम क्या होता है? बच्चे पैदा करना होता है। और ये जब ये मादा मक्खी से मिलते हैं तो उसके बाद ये मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा परिंदा कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा तो शुतुरमुर्ग है
और उसके बाद जो बड़ा परिंदा है, ना उड़ने वाला परिंदा, ना उड़ने वाला परिंदा सबसे बड़ा कौन सा है? एमो है। ये ऑस्ट्रेलिया का परिंदा है, ठीक है। और एमोस को पालना क्या कहलाता है? एमो कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शहद की मक्खी का जहर क्या कहलाता है? शहद की मक्खी का जहर क्या कहलाता है? एपिस टिंचर कहलाता है। एपिस टिंचर कहलाता है। और एपिस टिंचर का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? होम्योपैथी, ठीक है, होम्योपैथी की दवाइयों में क्या आता है? जोड़ों के दर्द वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हौलदार मछलियों की मिसालें कौन सी है? हौलदार मछलियों की मिसालें कौन सी है? झींगे, लॉबस्टर, ठीक है। झींगे, लॉबस्टर क्या होती है? ये झींगे, लॉबस्टर और खेकड़े, तीन है यहाँ पे, ठीक है। झींगे, खेकड़े और लॉबस्टर, ये तीन क्या कहलाते हैं? हौलदार मछलियाँ कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुकामी मछलियाँ कौन कौन सी है? मुकामी मछलियाँ कौन सी है यहाँ पर? कटला, कटराना, मरेल और रोहू, ये कौन सी मछलियाँ हैं? मुकामी मछलियाँ हैं। तो जो मुकामी मछलियाँ होती हैं, हम जो मछलियों को पालते हैं, मछलियों को पालते वक्त हम तालाब का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके हम ज़्यादा मछलियों को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। बाज़ मछलियाँ तालाब के निचली सतह में पाई जाती है, बाज़ दरमियानी सतह में पाई जाती है और बाज़ की आदत क्या होती है? ऊपरी सतह में रहने की होती है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि तीन किस्म की, एक तालाब में तीन किस्म की मछलियाँ पाल सकते हैं, जिसकी वजह से मछलियों को पालने के लिए जो जगह की ज़रूरत होती है, अगर हम एक ही किस्म की मछलियाँ डाल देंगे उसके अंदर, तो वो आपस में क्या होगी? लड़ेंगी ग़िज़ा के लिए और उन्हें जगह कंजस्टेड हो जाएगी। इसके बजाय हम तीन किस्म की जब मछलियाँ पालते हैं तो ग़िज़ा का सही इस्तेमाल भी हो सकता है, ठीक है। और ये आपस में एक दूसरे से लड़ती भी नहीं है। ज़्यादा हम जगह का इस्तेमाल करके ज़्यादा मछलियाँ ग्रो कर सकते हैं। तो कौन सी मछली कौन से एरिया में पाई जाती है, ठीक है, यहाँ से इससे पहले क्वेश्चन आया था, ठीक है। कौन सी है? देखिए यहाँ पर, तालाब में मौजूद तमाम ग़िज़ा का इस्तेमाल करवाया जा सके, इसीलिए हम क्या कहते हैं? कटला नामी मछली तालाब की ऊपरी सतह पर होती है। जो कटला मछली होती है तालाब की ऊपरी सतह पर होती है, ऊपरी सतह पर आके ग़िज़ा हासिल करती है, जबकि रोहू तालाब के दरमियानी हिस्से में और मृगेल मछली क्या करती है? मृगेल मछली और आम कार्पस, कॉमन कार्पस तालाब की निचली सतह से अपने ग़िज़ा हासिल करते हैं, ओके। ये तीन नाम अच्छे से याद रखना है। कैटला ऊपर रहती, ठीक है, कैटला ऊपरी हिस्से में ग़िज़ा हासिल करती, रोहू दरमियानी हिस्से से ग़िज़ा हासिल करती और मृगेल और कॉमन कार्पस ये तालाब की निचली सतह से ग़िज़ा को हासिल करते हैं, ठीक है। और ग्रास कार्पस की ग़िज़ा आबी हर्जा वीड होती है। ग्रास कार्पस की क्या होती है? ग़िज़ा वीड होती है। मजमूई तौर पर ये तमाम अनवा की मछलियाँ एक दूसरे से मुसाबिकत किए बगैर तालाब में मौजूद ग़िज़ा का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर ऊपर ही, जैसे कि हम कैटला को पाल रहे सिर्फ तालाब में, तो क्या होगा यहाँ पे? जो भी ऊपर की ग़िज़ा है वो खा लेंगे और जो ग़िज़ा नीचे चली जाएगी वो वेस्ट हो जाएगी फिर, ठीक है, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कैटला ऊपर की ग़िज़ा खा लेते, रोहू दरमियानी ग़िज़ा खा लेते हैं और मृगेल कॉमन कार्पस नीचे की ग़िज़ा खा लेते। इस तरह से हम क्या करेंगे? यहाँ पर तालाब का अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे और ज़्यादा मछलियों को ग्रो कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में मौजूद ऑक्सीजन का फ़ीसद कितना है? हवा में मौजूद ऑक्सीजन का फ़ीसद तकरीबन 21% होता है। नाइट्रोजन का फ़ीसद होता है 78%, ठीक है, नाइट्रोजन का फ़ीसद होता है 78%, ऑक्सीजन का फ़ीसद होता है 20.947%, अप्रॉक्सीमेटली 21%, राइट। ऑर्गन का फ़ीसद होता है 0.923 और कार्बन डाइऑक्साइड का फ़ीसद होता है 0.0333 या फिर 0.03, ओके। और दीगर जो भी मादे होते हैं वो 1% होता है। आबी बुखारात H2O 1% होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कुदरती आलूदकार कौन से हैं? कुदरती आलूदकार यानी आलूदकार किसे कहेंगे हम? ऐसे चीज़ें जो आलूदगी फैलाने वाली होती है, वो कौन कौन सी हैं? कुदरती तौर पर, जैसे कि हम जो धुएँ वगैरह से आलूदगी फैला रहे, वो तो क्या है, हम फैला रहे, इंसानों की तरफ से फैलाए जाने वाले हैं। लेकिन कुदरती तौर पर भी बाज़ चीज़ें आलूदगी फैलाती है, जैसे कि फ़र्स्ट क्या है यहाँ पर, आतिशफ़िशा का फट पड़ना। ठीक है, आतिशफ़िशा के फट पड़ने पर मुख्तलिफ़ गैसों का इखराज होता है जो कि हवा में आलूदगी का सबब बनता है। नामियाती अशिया के सड़ने और गलने की वजह से अमोनिया गैस खारिज होकर हवा में शामिल हो जाती है। यानी हम जहाँ पर भी कचरा वगैरह फेंकते हैं, वहाँ पे जो कचरा सड़ता गलता है तो वहाँ से बदबू आती है ना, तो वहाँ से कौन सी गैस खारिज होती है? वहाँ पे अमोनिया की गैस खारिज होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, ये भी गैस क्या पैदा करती है, माहौल को आलूदा करती है। ठीक है, आलूदगी पैदा करती है। पानी के नीचे मौजूद नामियाती अशिया के सड़ने और गलने पे क्या होती है, मीथेन गैस खारिज होती है जो कि फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनती है। पानी के जो भी तालाबों में वगैरह में जो भी चीज़ें मर जाती है, तो सड़ने गलने की वजह से मीथेन गैस खारिज होती है, इसीलिए पानी में भी बदबू आती है ना, वो वहाँ पर कौन सी गैस खारिज होती है? मीथेन गैस खारिज होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, फ़िज़ाई आलूदगी पैदा होती है। और नेक्स्ट है, पौधों के आज़ाद किए हुए ज़ीरा दाने हवा में उड़ते हुए फ़िज़ा को आलूदा करते हैं। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फ़िज़ाई आलूदगी का जो हमारे माहौल में जो मेन सबब बनता है वो कौन सा है? ये ज़ीरा दाने। ठीक है, जो भी पॉलेंस होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन जब फट पड़ता है तो जो ज़ीरे दाने होते हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं, ये भी आलूदगी का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से इंसानों को कई बीमारियां भी होती है पॉलन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन सी अशिया में पाए जाते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC, जिसको हम CFC भी कहते हैं। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर 3 नाम दे दिए गए थे, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरियोसोल स्प्रेस। तो ये तीनों के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है। जबकि यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया था, एयर कूलर्स। तो इन चारों में से कौन सा नहीं है, पहचानने का था। ठीक है, तो वो क्या था? एयर कूलर्स। एयर कूलर्स में क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह नहीं बनते, जबकि 3 क्या है यहाँ पर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह बनते हैं। ऐसे कार्बन्स का इस्तेमाल ओजोन परत को, ये जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, किसको नुकसान पहुँचाते हैं? ये ओजोन लेयर को नुकसान पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से अगर जब ओजोन लेयर डैमेज होती है तो वहाँ से जो भी मुज़ीर बनफशी शुआएँ हैं, वो क्या होता है, हमारे तक पहुँच जाती है, ज़मीन तक पहुँच जाती है, जिसकी वजह से स्किन डिसीज़ेज़ और ज़मीन ज़्यादा गर्म हो जाना और फसलों को नुकसान होना, ऐसे कई सारे नुकसानात होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुरशई बारिश के ज़िम्मेदार गैसेस कौन से हैं? तुरशई बारिश के ज़िम्मेदार गैसेस कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है 3। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस क्या होती हैं, तुरशाई बारिश का सबब बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड खून के साथ मिलकर कौन सा मुरक्कब तैयार करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो क्या होती है, नुकसानदा होती है इंसानों के लिए। ठीक है, नुकसानदा होती है। तो ये जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इंसानों में जब जाती है, ठीक है, फेफड़ों के ज़रिए, सांस के ज़रिए जब जाती है तो खून के अंदर मिल जाती है। खून के अंदर मिल जाने से कौन सी बीमारी होती है? उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होती है। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से इंसान के अंदर क्या होता है कि हमारे सेल्स को जो ऑक्सीजन मिलनी है वो खून से मिलती है। तो जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है किसी को, तो हमारे सेल्स हमारे खून से ऑक्सीजन को हासिल करने से कासिर हो जाते हैं। ठीक है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है बेहतर तौर पर। उस प्रॉब्लम को हम क्या कहेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीमियाई खादों की वजह से पौधों की अफजाइश और ऑक्सीजन के खात्मे का बाज़ बनने की वजह क्या कहलाती है। ठीक है, कीमियाई खादों का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से और क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पौधों में, तो हम उस प्रॉब्लम को क्या कहेंगे, यूट्रोफिकेशन कहेंगे। ठीक है, यूट्रोफिकेशन ऐसी प्रॉब्लम है जो कीमियाई खादों को बार बार ज़्यादा इस्तेमाल करने से खेतों में ये प्रॉब्लम हो जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काबिल तजदीद तवन्नाई के ज़राए कौन से हैं। काबिल तजदीद तवन्नाई के ज़राए मतलब ऐसी तवन्नाई जिसको हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ख़त्म ना होने वाली तवन्नाई है। कौन से है वो, शमसी तवन्नाई, आबी तवन्नाई और हवाई तवन्नाई। ये तीन कौन से हैं, काबिल तजदीद तवन्नाई के ज़राए हैं। और नाकाबिल तजदीद तवन्नाई के ज़राए कौन कौन से हैं, पेट्रोल, कोयला, लकड़ी, कुदरती गैस। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे बीमारियां जो कम वक्फे के लिए लाहक होती है क्या कहलाती है। ऐसी बीमारियां जो मुख्तसर वक्फे के लिए आती हैं, 2-3 दिन के लिए, फिर चली जाती है, जैसे कि सर्दी, ज़ुकाम, बुखार वगैरह, तो वो बीमारियां क्या कहलाती हैं, शदीद मर्ज़ कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा कि शदीद मतलब कौन सी, तो बड़ी बीमारी जैसा लगा दिख रहा ना, लेकिन ऐसा नहीं है, शदीद बीमारी या फिर अक्यूट डिसीज़। ठीक है, अक्यूट डिसीज़ जो होती है उसको क्या कहेंगे हम, अक्यूट डिसीज़ या फिर शदीद मर्ज़ ऐसी बीमारियों को कहते हैं जो मुख्तसर वक्फे के लिए आती है, जैसे कि सर्दी, ज़ुकाम, खांसी वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी हुई है बीमारियों के बारे में। ठीक है, क्या है यहाँ पर, मुख्तलिफ अवामिल की तेदाद की बुनियाद पर मर्ज़ का इजहार मुख्तलिफ होता है। इन अवामिल में सबसे वाज़ेह आमिल जिसकी बुनियाद पर मर्ज़ को महसूस करते हैं, इसका वक्फ़ा ड्यूरेशन है। कुछ अमराज नहायत कम वक्फ़े के लिए लाहक होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शदीद मर्ज़ या फिर अक्यूट डिसीज़ कहा जाता है। हम तमाम अपने तजुर्बात के बाज़ वाकिफ़ है कि आम ज़ुकाम चंद रोज़ी रहता है, जैसे कि ज़ुकाम जैसी बीमारी है वो चंद रोज़ी रहती है, वो कौन सी है, अक्यूट डिसीज़ है। जबकि कुछ बीमारियां तवील अर्ज़े तक रहती है, यहाँ तक कि कभी कभी ज़िंदगी भर चलती रहती है। ऐसी बीमारियों को हम क्या कहेंगे, ऐसे मर्ज़ को हम मज़मन अमराज या फिर क्रॉनिक डिसीज़ कहेंगे। जैसे कि इसकी एग्जांपल क्या है, एलिफेंटासिस, ओके, फिल्पा। एलिफेंटासिस जो बीमारी है ये कौन सी, क्रॉनिक डिसीज़ है। ठीक है, अक्यूट डिसीज़, क्रॉनिक डिसीज़। अक्यूट डिसीज़ कुछ वक्फे के लिए होने वाली बीमारी जैसे कि ज़ुकाम। क्रॉनिक डिसीज़ लंबे समय तक चलने वाली बीमारी या फिर ज़िंदगी भर चलने वाली बीमारी क्रॉनिक डिसीज़ कहलाती है, और उसकी एग्जांपल क्या है, एलिफेंटासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी बीमारियां जो खुर्द उज़वियों के ज़रिए फ़ौरी तौर पर फैलती है क्या कहलाती है। जैसे कि सर्दी, ज़ुकाम वगैरह जो कि छींकने खांसने से फ़ौरी तौर पर खुर्द उज़वियों के ज़रिए फैलती है, वो बीमारी क्या कहलाती है, मुताअद्दी या फिर वबाई बीमारी कहलाती है। मुतादी या वबाई बीमारी किसे कहते हैं, जो एक दूसरे से फैलती है खुर्द उज़वियों की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर बीमारी की वजह क्या है। कैंसर बीमारी क्या है, मुतादी बीमारी नहीं है, ये एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी नहीं है, जबकि ये कौन सी बीमारी है, ये जीनीनियाती ख़राबियों की वजह से होने वाली बीमारी है। ठीक है, जेनेटिक प्रॉब्लम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेदई अल्सर का सबब बनने वाला बैक्टीरिया कौन सा है। मैदे के अल्सर का सबब बनने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, हेलिकोबैक्टीरिया लोरी। ठीक है, हेलिकोबैक्टीरिया लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कुछ बैक्टीरिया के अक़साम हैं जो कि कौन से बीमारियों से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पे मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, किसका ताल्लुक़ किससे है, इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि अल्सर का कौन सा है, बैक्टीरिया कौन सा था, हेलिकोबैक्टीरिया लोई अल्सर, मैदई अल्सर की बीमारी से ताल्लुक़ रखता है। जबकि यहाँ पे क्या है स्टिफ्लोकोकाई जो बैक्टीरिया है ये किसका वजह बनती है, ये जो भी कील मुहासे फुंसी वगैरह होते हैं उनकी वजह किसकी वजह से होती है, स्टिफ्लोकोकाई की वजह से। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर,
ट्रिपैनोजोमा, ट्रिपैनोजोमा जो कलवी जानदार है जो मर्स, ठीक है, एक कलवी उज़विया है, ये भी एक कलवी उज़विया है, बैक्टीरिया नहीं होता है, एक कलवी उज़विया है जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है। ठीक है, अब तक हम 3 पढ़ लिए ना। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस बीमारी किसकी वजह से होती है? ट्रिपैनोजोमा। ठीक है, और नेक्स्ट है, क्लियरली दिखाई नहीं दे रही आपका नाम, लिशमानिया एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोन है। ठीक है, लिशमानिया एक प्रोटोजोन है जिसकी वजह से काला आज़ार बीमारी होती है। ओके, इसकी वजह से क्या होती है? काला आज़ार बीमारी होती है। किसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है ये याद रखना चाहिए हमें। ठीक है, लिशमानिया की वजह से काला आज़ार बीमारी होती है। और एक यहाँ पर लास्ट क्या है, यहाँ पे एक बालिग गोल दूधिया जिसका तकनीकी नाम क्या है? एस्केरिस ल्यूब्रिकॉइड्स है जो कि मेरे की छोटी आंत में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायरस से होने वाली बीमारियां कौन सी है? वायरस से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है? वायरस से होने वाली बीमारियों के आम मिसालों में सर्दी, नज़ला, इन्फ्लुएंज़ा, डेंगू बुखार, एड्स है। ठीक है, ये कौन से वायरस से होने वाली बीमारियां हैं? टाइफाइड बुखार, हाइजा क्लोरा, दिख, ट्यूबरक्लोसिस और एंथ्रैक्स जैसी बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, यहाँ तक जो बीमारियां हैं वो किसकी वजह से? वायरस की वजह से है। और यहाँ से जो बीमारियां हैं वो बैक्टीरिया की वजह से है। जिल्द की कई आम तादी इन्फेक्शंस मुख्तलिफ़ अक़साम के फंगी से होते हैं। खुर्द उज़वी जैसे कि प्रोटोजोन्स, खुर्द उज़वी। ठीक है, जिल्द की होने वाली बीमारियां कौन सी है? फंगस से। नेक्स्ट क्या है? खुर्द उज़वी जैसे कि प्रोटोजोन्स, मलेरिया। प्रोटोजोन्स की वजह कौन बनते हैं? मलेरिया, प्लास्मोडियम और काला आज़ार, लश्मीनिया। ठीक है, लश्मानिया जैसी बीमारियों का सबब बनते हैं। ठीक है, आंती, करम तादियों और फिल्पा जैसी बीमारियों का सबब बनने वाले मुख्तलिफ करम के अनवा के बारे में भी मालूमात रखते हैं। आज का वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अब तक हमने जो भी क्वेश्चंस 3rd to 8th बनाए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करें। यहाँ से इंशाल्लाह आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो समझ कर पढ़िए जो भी टॉपिक्स हैं। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसीलिए आप अच्छे से समझ कर पढ़िए, अच्छे से रिवीजन करें। ठीक है, और जो भी टॉपिक्स बचे हैं लिंक लेसन 9th और 10th के, वो हम इंशाल्लाह एक वीडियो के अंदर सिर्फ इम्पोर्टेंट कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर हम फिल वक्त टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे उर्दू के लिए, जहाँ से आपको कम से कम आप 25 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट देखने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।